प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के बारे में। और सामाजिक मुद्दा जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में, मुख्य परीक्षा में, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। समाज में इस पर बहस होनी चाहिए और ये जो मुद्दा है ये स्त्री पुरुष अधिकारों से संबंधित है। और ऐसा माना गया है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 498A का लगातार दुरुपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चिंता जता चुके हैं। अब अगर ताजे मामले की बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों में झूठे आरोप समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे समाज में निराशा फैलाते हैं, यहां तक कि असली पीड़ितों के प्रति भी संदेह पैदा करते हैं। जस्टिस गिरीश कटपालिया उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो एक पति और उसके परिवार वालों द्वारा उनके खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने के लिए दायर की गई थी। दहेज विरोधी आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा कानून को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट समय समय पर इसकी खामियों को भी बता चुके हैं। अब अगर हम ये बात करें कि अभी जो ताज़ा मामला है इसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की वजह क्या है, तो ये एफआईआर पिछले साल आईपीसी की धारा 498A यानी क्रूरता और 406 यानी आपराधिक विश्वासघात और 34 यानी सामूहिक मंशा के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर रद्द करने की मांग इस आधार पर की गई कि दोनों पक्षों ने आपसी विवादों को सुलझा लिया। याचिकाकर्ता और पत्नी दोनों स्वयं अदालत में उपस्थित हुए थे और अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा था कि प्रथम दृष्टितया यह साधारण याचिका प्रतीत होती है, मगर एफआईआर के विवरण को पढ़ने पर ऐसा नहीं लगता। एफआईआर में यह आरोप था कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी तस्वीरें और वीडियो लिए गए और फिर उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा न करने पर फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। पत्नी ने दबाव में आकर यह सब सहा। आईपीसी की धारा 498A की बात करें तो उसमें कहा गया है कि किसी महिला के साथ यदि उसका पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोग क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर हम 498A के तहत क्रूरता का कुछ उदाहरण देखें तो दहेज की लगातार मांग करना, झूठी और द्वेषपूर्ण मुकदमेबाजी के जरिए क्रूरता करना, वंचित और बेकार की आदतों से क्रूरता करना, वैवाहिक संबंधों द्वारा क्रूरता करना, गैर दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न, बालिका की स्वीकृति न होने से क्रूरता करना, पत्नी को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना, शुद्धता पर झूठे हमलों से क्रूरता यानी कैरेक्टर पर सवाल उठाना, बच्चों को ले जाकर क्रूरता करना, पत्नी को चोट पहुंचाना, मारना या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, पति द्वारा क्रूरता या पति के रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता, ये सब ऐसी क्रूरताएं हैं, क्रूएलिटीज़ हैं जिनसे निपटना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी, जेंडर जस्टिस के लिए भी, जेंडर इक्वलिटी, हर चीज़ में इसके लिए आवश्यक है। और ये जो ताज़ा मामला था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि पति ने धमकी दी थी कि वह ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके ससुर और देवरों ने जब भी मौका मिला उसके साथ छेड़छाड़ की। सुनवाई के दौरान पत्नी ने अदालत से कहा कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप सही हैं। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन आरोपों की सत्यता या असत्यता का निर्धारण केवल मुकदमे के जरिए ही किया जा सकता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार दंड के पात्र होंगे, लेकिन यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो पत्नी को भी राज्य की कठोर कार्यवाही का सामना करना होगा। अब अगर हम धारा 498A के बारे में थोड़ी बात करें तो उसमें लिखा गया है कि अगर कोई विवाहित महिला पर उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से किसी तरह की कोई क्रूरता की जा रही है तो ये अपराध होगा और ये क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। अब यह कानून नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत डील होगा, जिसने बीते साल 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह ली है।
दूसरी बात ये भी है कि वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 498 ए को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्तियों और उसकी वजहों के बारे में भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिला को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल ये कह देने से कि उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498 ए का मामला नहीं बनता है। हालांकि निचली अदालतें कई बार ऐसे निर्देशों पर ध्यान नहीं देती हैं। अब अगर बात करें शारीरिक और मानसिक क्रूरता में क्या फर्क है, तो शारीरिक क्रूरता में महिला से मारपीट और हाथापाई जैसी चीजें शामिल होती हैं। वहीं मानसिक क्रूरता में पत्नी को प्रताड़ित करना, उसे ताने मारना, तंज कसना, परेशान करना, ये सब बातें उसमें शामिल हैं। अगर जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाता है जो पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए, उसे भी क्रूरता माना जाता है और कानून के अनुसार पत्नी या उसके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति की मांग करना भी क्रूरता मानी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 498 ए के दुरुपयोग पर लगातार चिंता जता चुका है और इसी साल सितंबर में, यानी पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट इसके दुरुपयोग पर चिंता जता चुका है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्यवाही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट 498 ए और घरेलू हिंसा कानून को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बता चुका है और झूठे मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बातें कहता रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ अदालतों को आगाह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू विवाद में झूठे मुकदमों में फंसाने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे झूठे मुकदमों से भले ही वो बरी हो जाएं, लेकिन जो जख्म उन्हें मिलते हैं वो कभी नहीं भर सकते। वैवाहिक विवादों में इस तरीके के आरोप आम हैं, जिसे अक्सर दूर के रिश्तेदारों को भी भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आईपीसी की धारा 498 ए में रिश्तेदार की परिभाषा को और सटीक किए जाने की जरूरत है। आईपीसी की धारा 498 के विरुद्ध सुरक्षा कैसे मिले, अगर इसकी बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय कानूनों में कई खामियां हैं जिन्हें पहचाने जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये उपाय किए जाने आवश्यक हैं कि सभी साक्ष्य और दस्तावेज एकत्र किए जाए। झूठे आरोपों को साबित करने का पहला कदम 498 ए मामले के विवरण पर विस्तार से बताने वाली सभी महत्वपूर्ण सामग्री एकत्र करना होगा। आपको जितना संभव हो उतना साक्ष्य एकत्र करना शुरू करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं कि आपके या आपके परिवार के सदस्य के बीच आपकी पत्नी या उसके रिश्तेदारों के साथ कोई भी बातचीत, जैसे कोई एसएमएस, ईमेल, पत्र, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई भी सबूत जो यह साबित करता हो कि पत्नी स्वेच्छा से घर से बाहर चली गई थी। ऐसा कोई सबूत जो ये दर्शाता हो कि शादी से पहले या बाद में दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। अगर हम अग्रिम जमानत की बात करें तो उसमें बताया गया है कि यदि किसी की पत्नी धारा 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है तो एक आपराधिक बचाव वकील को नियुक्त करना जरूरी है और अपने या अपने परिवार के सदस्य की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत प्राप्त करना आवश्यक है। अग्रिम जमानत एक एहतियाती जमानत की तरह है। यदि पुलिस आपको या आपके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है तो आप सीआरपीसी की धारा 438 के तहत धारा 498 ए आईपीसी मामले के खिलाफ सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। 498 ए जो एफआईआर है उसको रद्द करवाने की भी बात इसमें शामिल है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट से झूठी
498 ए एफआईआर को भी रद्द करवाया जा सकता है। आमतौर पर कोर्ट एफआईआर को रद्द करने या कानून व्यवस्था की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त सबूत है तो कोर्ट के पास किसी की जो पत्नी है उसके द्वारा दर्ज की गई झूठी 498 ए एफआईआर को रद्द करने का अधिकार है। और इसके साथ ही झूठी जो 498 ए शिकायत है उसके लिए ऐसा जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सुझाव देते हैं कि जिसके साथ भी ये हो रहा है, अगर उसमें उसकी पत्नी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए कि ये ब्लैकमेल करने या जो झूठी बातें हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसा एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। तो ये सब बातों का ध्यान में इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक सुरक्षित माहौल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन किसी भी पक्ष के द्वारा पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के काम नहीं करना चाहिए, चाहे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे अलग अलग जो पार्टीज हों जो इसमें इन्वॉल्व हों। अगर वो समस्या का समाधान ठीक तरीके से सुलह करके कर लेते हैं तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि झूठे आरोप लगा करके जो अलग अलग प्रकार की क्रूरता और ये सब चीज़ें होती हैं मानसिक स्तर पर भी, वो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं और इसलिए इसका एक सार्थक निदान होना चाहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।